हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे बुनाई यानी कि वेबिंग। अब ये बुनाई होता क्या है और कितने टाइप से होता है, क्या पहले से ये बुनाई की प्रक्रिया चलती आ रही है या फिर आधुनिक काल में इसकी शुरुआत की गई है, क्या कुछ रहा है, इसका इतिहास जानेंगे आज की क्लासेस में। तो सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की क्लासेस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ धागे के बारे में पढ़ लिया था और एक सीक्वेंस में हम लोग क्लासेस को कर रहे हैं। पहले धागा, उसके बाद अब बुनाई, इसके बाद हम आ जाएंगे परिसज्जा पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बुनाई होता क्या है। तो बेसिकली बुनाई के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हमने धागे को बनाने के कई सारे टाइप्स को पढ़े थे कि एक तो हम गोलक के आधार पे या रसायनकृत के आधार पे हम धागे का निर्माण करते हैं, दूसरा अलग अलग हम प्रकार के धागे का निर्माण की हमने बात करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से बुनाई की भी जब हम बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कंटेंट आपके दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन इससे बेहतर है कि हम लोग क्या करें कि वन बाय वन करके इसको समझ ले। ठीक है, चलिए। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग समझने वाले हैं बुनाई यानी कि वेबिंग की प्रक्रिया को और सारी चीजों को यहाँ पर जानेंगे। वेबिंग में 2 क्लासेस आपको दी जाएंगी। आज पहली क्लास होगी, इसके बाद कल वाली क्लास भी आप वेबिंग ही पढ़ोगे क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है और यहाँ से कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे साथ समझते हुए लिखेंगे हम लोग ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक होता है बुनाई। बुनाई, इसको हम क्या कहते हैं, वेविंग के नाम से जानते हैं। वेविंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बुनाई, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य ने बुनाई की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे की थी। जब मनुष्य ने देखा था क्या करते हुए, चिड़ियों को घोंसले बनाते हुए या फिर उनको एक दूसरे घास को इकट्ठा करके बुनते हुए, वहां से बुनाई की प्रक्रिया थोड़ी बहुत शुरू की गई थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता में यानी जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग का विकास हुआ, वैसे वैसे हम कहते हैं कि पैरेलली चल रहा था हमारे कपड़े या वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का विकास। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि करधा, एक करधा का उपयोग किया गया बुनाई के लिए, और करधे को फिर हम आगे लेके चलते हैं तो बहुत सारे सटल और चीजों का निर्माण होता है, जो कि कह सकते हो कि आधुनिक मशीनीकृत प्रणाली के द्वारा हम अपने नए नए वस्त्रों को बुनकर या उनका उत्पादन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्टेस्ट में अगर हम देखें कि बुनाई है क्या, तो आप क्या लिखेंगे, ये बहुत ही प्राचीन कला है। बुनाई क्या है, बहुत ही प्राचीन कला है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ही प्राचीन कला है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम बुनाई अभी अभी करना शुरू किए हैं, ये बहुत पहले से इसकी प्रक्रिया जो है वो चलते आ रही है। ठीक है, लेकिन जो वस्त्र का निर्माण है क्या सिर्फ बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप कहोगे नहीं, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हम बुनाई के द्वारा बनाए। हमने कई सारे प्रोसेस को कल भी देखा था कि कुछ गोलक पदार्थों के द्वारा भी हम एक शीट की तरह बनाते हैं और उसके बाद बिना बुने हम एक प्लेन आकृति बनाकर उससे भी हम चादर और बेडशीट और कपड़े का निर्माण कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हम बुनाई के द्वारा ही। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या केवल बुनाई के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है, आप कहोगे नहीं। आप बता देना कि नहीं भाई, बुनाई तो एक मात्र एक टाइप्स है। ठीक है, लेकिन केवल बुनाई के द्वारा वस्त्र का निर्माण नहीं होता, लेकिन अधिकांश कपड़े जो होते हैं, अधिकांश कपड़ों का निर्माण, कपड़ों या वस्त्रों का निर्माण, वस्त्रों का निर्माण, अधिकांश वस्त्रों का निर्माण बुनाई प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती है। बुनाई प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, बहुत सारे वस्त्रों का निर्माण बुनाई की प्रक्रिया के द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन बुनाई के द्वारा, केवल बुनाई के द्वारा कपड़ों का निर्माण करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ केवल मात्र कर देने से नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, आपको पता है। इसका मतलब है कि और भी तरीके से हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, उन वस्त्रों के टाइप्स में ये एक प्रकार आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसमें जब हम बुनाई की बातचीत करते हैं ना, तो इसमें बुनाई में 2 तरीके के धागे की बात करते हैं। ठीक है, बुनाई की प्रक्रिया, तीसरा पॉइंट लिखोगे, बुनाई हेतु, बुनाई के लिए हमें 2 तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी, एक हम ताना बोलते हैं, दूसरा हम बाना बोलते हैं। इन्हीं 2 चीजों के द्वारा ही तो हम बुन पाएंगे।
है ना, अदरवाइज कैसे बुनाई की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। जो ताना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लंबवत बोलते हैं, लंबवत, ठीक है। और इसको बाना को बोलते हैं अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ था होता है, अनुप्रस्थ आकार इसको कहा जाता है, ताना और बाना को। और क्या बोलते हैं, इसको हम लेंथ वाइज भी बोलते हैं, इसको हम लेंथ वाइज भी बोलते हैं, और इसको हम क्रॉस वाइज बोलते हैं, क्रॉस वाइज भी बोलते हैं। ये सब अलग अलग नाम है, इसलिए मैं लिख दे रही हूं ताकि आपसे कोई भी एग्जाम में पूछे तो यहाँ पे याद रखना, ठीक है। ताना को और क्या बोलते हैं, इसको वार्प के नाम से जानते हैं, और क्या बोलते हैं, वार्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बाना को देखेंगे तो बाना को वेफ्ट के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वार्प और वेफ्ट पूछा जाए तो भी याद रखना है। तो बुनाई की प्रक्रिया, जो हम बुनाई पढ़ रहे हैं, वो अधिकांशतः वस्त्र बुनाई की प्रक्रिया के द्वारा तैयार होता है जो हम पहनते हैं, ठीक है। लेकिन बुनाई की प्रक्रिया में दो चीजों का हम उपयोग करते हैं, किसका, ताना का और बाना का। दो प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। ताना को लेंथ वाइज भी हम करते हैं, लेंथ मतलब लंबवत, और इसको हम वार्प के नाम से जानते हैं, और बाना को क्रॉस वाइज बोलते हैं, या फिर हम इसको वेफ्ट के नाम से जानते हैं। इसको कुछ हम फिगर करके अगर यहाँ पर दिखाना चाहे तो मान लो ये स्क्वायर सा कोई, मान लो कोई करधा है, सपोज करधा है, तो ये नॉर्थ होता है ना, साउथ होता है, तो ये जो वार्प है ये इस तरीके से बना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वेफ्ट की बात करें तो फिर से ये करधा है, और करधे पे कुछ वेफ्ट बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में जो होता है उसको हम वेफ्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब याद रखना, ये तो हो गया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चीजों को और आगे बढ़ते। अब जब बुनाई की प्रक्रिया हो रही थी तो बुनाई में सबसे पहले क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, बुनाई की प्रक्रिया में जो सबसे पहले होता है वो एक ताना का जो सांचा होता है उसको रखा जाता है। याद रखेंगे, जब हम लोगों ने बुनाई की प्रक्रिया की शुरुआत की थी उस समय पे जो सांचा होता था, जो करधा होता था, वो जमीन पे फुट्टी गाड़ के, फुट्टी जो होता है ना उसको गाड़ के बनाया जाता है। और मुझे लगता है मैं काफी प्राचीन समय से हूँ, क्योंकि मैंने भी एक सॉल बनाया था, मुझे याद है। और हम लोग सॉल कैसे बनाते थे, लोहार के पास, गांव में लोहार वहार तो रहते आसपास ही थे, तो लोहार के यहाँ जाने पे क्या होता था ना, लोहार नहीं उसको क्या बोलते हैं, बढ़ई बोलते हैं ना, जो लकड़ी वाला काम करते हैं, तो उनके पास ऑर्डर्स रहते हैं दरवाजे बनाने का। तो जो दरवाजे का इस तरीके से सिर्फ आउटलाइन होता था ना, हम लोग उठा लाते थे और करते क्या थे, जो पुराना होता था टूटा फूटा, और इस पे हम लोग कीले ठोक देते थे, ठीक है। कीले ठोकने के बाद क्या करते थे, इस तरीके से हम लोग धागा पहले इधर उधर वाला करते थे, फिर इस सेक्शन से इधर भी कील होते थे तो इधर वाले सेक्शन से, और उसमें जो भी डिजाइन देना होता था वो हम लोग बाना वाले धागे से डिजाइन देते थे। इट मीन्स कि जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया हुआ उसी को मैं बता रही हूँ, वो ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे, और मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी उस तरीके से, कि पहले ये वाले लाइन पे कील गड़े होते थे, ठीक है, करधे पे। कुछ यही यहाँ पर भी आपको याद रखना है। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सी चीज की तैयारी होती है, तो आप बोलोगे करधे पे सबसे पहले ताना वाले लाइन की तैयारी होती है, और इस तरीके से लाइन को यहाँ पर खींच दिया जाता है, ठीक है, ऐसे ही मिला दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइन खींचे, मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करती हूँ, उसमें सीधा सीधा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब याद रखेंगे क्या, इसको जो कहते हैं ना, पहले ताने को जो इस तरीके से खींचा जाता है इसको हम बीम पर खींचते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो कार्य होता है वो किस पे होता है, तो बीम पर होता है, बीम, ठीक है, बीम बोलते हैं। यही बीम जो है, इसका आउटलाइन, इसको बीम आप बोलोगे, ठीक है। अब बीम पे ये कढ़ाई होता है, और इसमें क्या होता है, ताने को खींचकर टाइट कर दिया जाता है, खींचकर, कसकर टाइट या बांध दिया जाता है, बांधना कह सकते हो, या फिर इसको टाइटली इसको स्क्रू कर दिया जाता है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें पूछा जाएगा कि ताने को किस पे, सबसे पहले किस पे लाया जाता है, बीम पर लाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ताने वाले रेसे में कहीं भी ज्वाइंट नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जो ताना रेसा होता है
इसमें ताने रेसे नहीं, यहां पर हम धागा लिखेंगे। ताने वाले धागे में, यार्न में, ताने धागे में कोई भी ज्वाइंट नहीं रहता, कोई भी ज्वाइंट या जोड़ नहीं रहता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रह तो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यही मजबूती डिफाइन करता है, इसलिए इस पे कोई भी आपका ज्वाइंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बीम पर जो कुछ भी लगाया जा रहा है, ये धागे जो लगाए जा रहे हैं, मान लो आपको साड़ी बनाना है तो उसके लिए बहुत लंबी चाहिए होगी। ठीक है, कई सारी साड़ी एक साथ बनती है, तो उस कंडीशन में हमें जितना लंबा वस्त्र चाहिए उतनी ही लंबी हमको क्या चाहिए होगा, उतनी ही लंबे हमको ताना चाहिए होगा। जितना लंबा आप ऐसे ही बना के लिख सकते हो, लंबा वस्त्र चाहिए, जितना लंबा वस्त्र चाहिए उतना ही लंबा ताना जो धागा है, ताना चाहिए होगा। ठीक है, यानी हम इसमें ऐसा नहीं कि बीच में हम ज्वाइंट कर देंगे। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि किस धागे में ज्वाइंट नहीं किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आप ताने वाले धागे में ज्वाइंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि रेसे कमजोर हो जाएंगे, फ्रिक्शन क्या हो जाएंगी, वैल्यू यहाँ पे टूटने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी अगर ज्वाइंट होगा तो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गया कि चलो भाई जितने लंबा हमें ताना चाहिए होगा, वस्त्र चाहिए होगा, उतनी लंबी हमें क्या होगा, ताने चाहिए होंगे। ठीक है, अब याद रखना, जैसे हमने बात की कि ये बीम पर बनाया जाता है, वैसे ही क्या होता है, एक छोटा सटल होता है, एक छोटा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सटल। इसको क्या बोलते हैं, इसको सटल बोलते हैं। इस पर जो रहते हैं वो बाना वाला, अब इसी में फिट होता है, मशीन में ही फिट होता है, वो अलग अलग मैं बता दे रही हूँ खाली। ठीक है, अब ये जो होता है बाना वाला होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, बाना होता है, या वेफ्ट इसको बोलते हैं, वेफ्ट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे, वार्प बोलोगे, वार्प बोलोगे। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, वेफ्ट बोलोगे। ठीक है ना। अब यहां पर क्या पॉइंट्स है कि जो सटल होता है, अब सटल को भी याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि सटल किस पे होता है, सटल किस पे होता है, तो सटल पे हम बाना वाला धागा को ले जाते हैं। अब ये जो बाना वाला धागा है, पहले हम समझते हैं, फिर टाइप्स वेप्स पढ़ते रहेंगे, वो बहुत इजी है, बस इसको समझ लो एक बार, दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप नोट्स पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, चाहे किताब पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पहले बन गया, उसके बाद हमने दूसरा क्या बनाया, एक सटल बनाया। आपसे पूछा जाएगा सटल पे कौन सा धागा होता है, तो आप बोलोगे बाना वाला धागा होता है। ठीक है, ताना वाला नहीं होता। देखो हम अनुप्रस्थ लाइनें यहाँ पर खींचे, अब इस सटल को ही इस पर हमने छोटा क्यों बनाया, क्योंकि ये तो लेंथ वाइज है ना, जितना लंबा हमको चाहिए उतना बनाएंगे, लेकिन इसको हम छोटा इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें इसको हम फिट करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो सटल पर क्या होता है, लपेटा जाता है। ठीक है, अब इसी सटल को यहां पर अगर हम रख दें, इसी सटल को मान लो इस पे हमने लाकर रख दिया, ठीक है, और इस तरीके से कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, भराई ही तो कर रहे हैं, भराई कर रहे हैं ना। यहाँ पर अगर हमने इस सटल को उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर यही आपसे पूछा जाता है कि जब ताना और बाना मिलते हैं तो किस विधि के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पर इंटरवेविंग कहलाता है। यहाँ पर जो मिलता है, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इंटरवेविंग प्रोसेस के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इंटरवेविंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जहां पे इंटरलिंक हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, उलझ जाता है, या मिक्स होकर फंस कर, जैसे मान लो ये ऐसे है, अब इसी में से हमने क्या किया, ऐसे हाथ को ऐसे निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, फंस गया ना। तो फंसने की विधि को क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग या फिर इंटरवेविंग कहते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इसके द्वारा, बाना के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम भराई की प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स यहां पर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है इसमें किसके धागे सीमित होते हैं, कौन सा ऐसा है जिसके धागे सीमित होते हैं,
तो सटल पर जो बाना वाला व्यक्त धागा होता है ये सीमित होना चाहिए, ठीक है, सीमित होना चाहिए, ठीक, इसकी काउंटिंग सीमित होती है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गए जहां पे हमने ताने और बाने को समझ लिया, इंटरलॉकिंग प्रोसेस को समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं, अब समझो कि हम इसके इतिहास को जानेंगे थोड़ा सा, बुनाई के इतिहास को, बुनाई के इतिहास को अगर हम जानने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हमें यह समझ में आता है कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में हमने क्या किया था, जो बुनाई की प्रक्रिया थी, बुनाई की प्रक्रिया कहां पे होती थी, करधे पर होती थी, करधे पर किया जाता था, ठीक है। बुनाई की प्रक्रिया कहां पे होती थी बच्चे, करधे पर होता था। और करधे पे हम क्या करते थे, करधे पे कैसे करते थे, जमीन में फुट्टे गाड़कर, जमीन में खुट्टे गाड़कर इस प्रक्रिया को हम करते थे, यानी बुनाई की प्रक्रिया जो होती थी, बुनाई की जाती थी, ठीक है, जमीन में खुट्टे गाड़कर और बुनाई की प्रक्रिया की जाती थी। करधे से क्या होते थे, ये जो करधे से हम क्या बनाते थे, यानी आपसे पूछा जाएगा कि जो महीन वस्त्र बनते हैं या सॉफ्ट बनते हैं वो किससे बनते थे, तो करधे से हम बहुत ही मुलायम और बहुत ही उपयोगी वस्त्र बना सकते थे, उपयोगी, सुंदर, इसकी विशेषता थी करधे वाले की, ठीक है। आज भी देखोगे करधे वर्धे पे जो बनाए जाते हैं वस्त्र कश्मीर वगैरह में, वो काफी अच्छे डिजाइनदार और काफी कह सकते हो बढ़िया दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इससे कैसे कोमल वस्त्र उपयोगी, मुलायम, सुंदर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, समय और शक्ति अधिक लगता है, ठीक है। समय और शक्ति क्या होगा, अधिक लगेगा, क्योंकि हाथ से बनाना होगा तो काफी प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा और हमें ज्यादा शक्ति का प्रयोग भी, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। ये था प्राचीन समय में। अब क्या होता है, अब जैसे जैसे इंसान का दिमाग का विकास हुआ, मनुष्य के विकास के साथ साथ, हमेशा मैं बोलती हूँ कि मनुष्य के विकास के साथ साथ दिमाग का विकास होगा, वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी भी आएगी ना, हम सोच पाएंगे अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, देन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। तो मनुष्य के विकास के साथ साथ क्या होगा, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या होता है, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति देखने को मिलती है, ठीक है। वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति देखने को मिलती है, और इसी क्रांति का परिणाम है कि आधुनिक समय में हम वस्त्र का निर्माण सिर्फ करधे पर न करके हम मशीनों के द्वारा आराम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ये सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे ऐप पे ही, ठीक है। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर, यहां तक की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्रांति आई तो कौन कौन सी चीजें आई, अब वस्त्र विज्ञान में जो कि बुनाई का क्षेत्र था, क्या आता है, क्रांति आता है। क्रांति का मतलब क्या है, क्रांति ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा वाला, क्रांति का मतलब है कि इसका प्रोडक्शन क्या होने लगा, बुनाई जो हम धनात्मक तरीके से कर रहे थे वो हम गुणात्मक तरीके से करने लगे। तो क्रांति का मतलब क्या है कि जो वस्त्र निर्माण था, वस्त्र निर्माण जहां पर हम 2+2+2 कर रहे थे, वहां पर हमने क्या किया, जिसको हम धनात्मक बोल सकते हैं, धनात्मक गति से कर रहे थे, वहीं पर क्रांति के दौरान वस्त्र निर्माण पहले हम कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, धन में, मतलब 2 कपड़े तैयार किया, फिर 4 तैयार किया, फिर 8 तैयार किया, लेकिन क्रांति के बाद हमने क्या करने लगे, हम गुणात्मक वृद्धि करने लगे, ठीक है। अब 2 से 4 नहीं बना रहे, 2 इंटू 2 कर रहे हैं, 4 आया, 4 इंटू 4 कर रहे हैं, ठीक है, 8 आया, 8 इंटू 8 कर रहे हैं, 16 आया। अब हम गुणात्मक तरीके से वस्त्रों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इसी को बोला गया कि जब हम किसी भी क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि करने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में क्रांति देखने को मिला। जैसे अभी डिजिटल फॉर्म है एजुकेशन का, तो हम कह सकते हैं ना कि एजुकेशन के फील्ड में जो डिजिटलाइजेशन है, इन्होंने क्या किया है, क्रांति लाकर रख दी है। मतलब हम जो
कम, जो 1 घंटा 2 घंटा आप स्कूल में जाते थे उसके लिए आधे घंटे तैयार होते थे, फिर पढ़ते थे, फिर आते थे, वो आप घर बैठ के उस उतनी ही एनर्जी में, उतनी ही टाइम में आप उससे ज्यादा चीजें पढ़ पाते हो। तो क्या हो गया, क्रांति ही तो हुआ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि उसके बाद क्या हुआ, क्रांति आया, और क्रांति के बाद क्या होने लगा, क्रांति के बाद हम करधे का यूज तो आज भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम विद्युत चालक मशीन का प्रयोग हम करने लगे। मशीन का प्रयोग यहां पर हम करने लगे, और जब विद्युत चालक मशीन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, अच्छे से अच्छे और जैसा आप चाहोगे वैसा वस्त्र का निर्माण कर लोगे। क्यों, क्योंकि मशीन भी तो आपने डेवलप किया है, तो आप अपने हिसाब से मशीन डेवलप करोगे ना, महीन वस्त्र के लिए अलग, मोटे वस्त्र के लिए अलग। तो ये कुछ वस्त्र विज्ञान की बुनाई के क्षेत्र में जब हम क्रांति की बात करते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, धनात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन क्रांति के बाद हमने क्या किया, गुणात्मक तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और इसका मतलब भी आपने समझ गए। और क्रांति के बाद हमने विद्युत चालक मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ हो गया क्रांति वाली बात। अब जब ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं कि बुनाई क्या है, बुनाई में हमने ताना और बाना को देख लिया, वेफ्ट और वर्प को देख लिया, ठीक है, लेंथ वाइज क्या होता है, किस तरीके से उसको इंटरलॉकिंग मेथड के द्वारा हम उसमें फंसा कर और वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, करधा क्या होता है, लूम क्या होता है, ठीक है, लूम क्या है, एक तरीके का फ्रेम है, ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं। फिर हमने देखा कि वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कैसे आई, ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ, मस्तिष्क के विकास के साथ साथ वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास देखा गया, और उपरांत इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम विद्युत चालित मशीनों का प्रयोग कर पाते हैं, और आज के टाइम में हम जैसा चाहें, जितना चाहें वस्त्र निर्माण कर पाते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम करधे के भाग की बात करेंगे। अभी हम सीधे बुनाई पे नहीं आएंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, करधे के भाग, करधे के भाग। अब आप पूछोगे कि मैम ये कौन से करधे का भाग है, क्या ये वो वाला करधा है जो कि पहले चलता था, चरखा हो गया और सारी चीजें, या फिर ये आधुनिक समय वाला क्या है, करधा है। तो करधे में हम अगर बात करें तो या तो हम इसको प्राचीन वाला भी मान सकते हैं, प्राचीन वाला करधा भी मान सकते हैं, और करधे का वह भाग भी हम पढ़ेंगे जो आधुनिक वाला है। ठीक है, आधुनिक वाला है। तो हम देख पाते हैं कि आधुनिक करधा हो चाहे प्राचीन करधा हो, आधुनिक मशीन हो चाहे प्राचीन मशीन हो, वस्त्र निर्माण में दोनों के कुछ पुर्जे में समानता हम पाते हैं। दोनों की मशीन की जो प्रक्रिया है, कुछ चरण है, वो सिमिलर होती है। मतलब प्राचीन करधे में भी वही भाग मिलते हैं जो कि आधुनिक करधे में हमें दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से भाग हैं इसको हम जानेंगे। पार्ट्स ऑफ लूम की बात करते हैं। करधा क्या होता है, करधे को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को लूम कहते हैं। ठीक है, लूम के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें इसको लिखना होगा तो पार्ट्स ऑफ लूम आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब इसमें जब हम लूम की बात करते हैं तो चाहे लूम क्या हो, हस्तचालित हो, हस्तचालित हो, या चाहे वो लूम जो कि विद्युत चालित हो, विद्युत चालित हो, दोनों में जो पार्ट्स होते हैं, दोनों में कुछ समान 5 पार्ट हम देख पाएंगे, कुछ इसके समान भाग होते हैं। ठीक है, कुछ इक्वल पार्ट या इसको इक्वल डिवीजन हम देख पाते हैं। तो दोनों की बात अगर हम करेंगे तो दोनों में पार्ट्स ऑफ लूम की बात करेंगे तो 5 पार्ट हम यहां पर देखते हैं। दोनों को मिलाकर हम 5 पार्ट देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे 5 पार्ट में, तो सबसे पहला आ जाता है कपड़े का बेलन या क्लॉथ वीम के नाम से जानते हैं। क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन। ठीक है, क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लॉथ बीम को पढ़ेंगे। टोटल हमको कितना पढ़ना है, क्लॉथ या इसके प्रकार को पढ़ना है। तो सबसे पहला क्लॉथ बीम, पहला आप यहां पे देख लेंगे क्योंकि 1 बाय 1 लिखना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ लूम
या करधे के प्रकार। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हमने देखा कि इसमें 5 प्रकार है, 5, जो कि क्या होता है, गतिशील प्रक्रिया होती है इसमें। यानी कि ये जो होगा ये क्लॉथ लपेटने का काम करेगा, अभी हम देखेंगे। तो इसमें इसको पहले इसकी विशेषता क्या याद रखना है कि गतिशील होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ताने के धागे के अंतिम छोर कसे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो ताना वाला धागा होता है, ताने के धागे धागे का अंतिम छोर, अंतिम छोर कसा जाता है, अंतिम छोर इसमें कसा जाता है, कसा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कपड़े के बेलन में, कि ताने के धागे का अंतिम छोर क्या होता है, इसमें कसा जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट आप लिखेंगे क्या, तैयार कपड़ा इसी पर लपेटा जाता है। जब हम इस पे कसते हैं उसके बाद जब तैयार कपड़ा होता है, तैयार कपड़ा इसी पर लपेटा जाता है, इसी पर लपेटा जाता है। तैयार कपड़ा क्या होता है, इसी पर लपेटा जाता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं और किस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पहले पहला वाले में हमने क्या देख लिया, कपड़े का बेलन जो करधे के पार्ट्स हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे विद्युत चालित हो, उसमें पहला पार्ट क्या होता है जिसको हम कपड़े का बेलन कहते हैं, क्लॉथ बीम के नाम से जानते हैं। ताने के धागे इसमें क्या होते हैं, अंतिम छोर इसमें कस दिए जाते हैं, और तैयार कपड़ा इसी पर लपेटा जाता है, किसपे, कपड़े के बेलन, इसीलिए इसको कहा गया कपड़े का बेलन। ठीक है, क्लॉथ बीम के नाम से इसको जानते हैं। ये तो हो गया पहला वाला भाग। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे वाला। ठीक है, अब दूसरा आता है ताने का, इसी पे हम लिख लेंगे दूसरा पॉइंट्स। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा नोट कर लो, हमने 5 प्रकार पढ़ना है ना, तो अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे। दूसरा प्रकार क्या आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ताने का बेलन या वार्प बीम, ताने या वार्प बीम के नाम से, ताने का बेलन या इसको वार्प बीम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब वार्प बीम की विशेषता भी होगी कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल होगी। इसमें भी हम पॉइंट वाइज लिख लेंगे क्या क्या याद रखना है। इसको करधे के पीछे की ओर इसका प्रयोग, इसको रखा जाता है, इसे करधे के पीछे रखा जाता है। आप ऐसे लिख लो, यह करधे के पीछे, करधे या लूम के पीछे होता है, लूम के पीछे होता है। ठीक है, ये सब पढ़े रहोगे ना थोड़ा सा, जैसे ही कपड़े का हम सिंपल बुनाई और ये पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, करधे के पीछे होता है। ये भी क्या है, ये गतिशील है। ये भी क्या है, ये भी एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी इसमें भी ऑल टाइम ये काम करते रहता है, गतिशीलता बनते रहती है। तो इस वाले पॉइंट में आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखना है। ताने वाले में ताने का बेलन या फिर इसको वार्प बीम कहते हैं, ये स्टेबिलिटी इसकी कहाँ होती है, कहाँ पे अवस्थित होता है, तो करधे या लूम के पीछे होता है। और ये भी क्या है बच्चे, एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे वाले पे। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम पढ़ लेंगे, 5 हमें पढ़ना है, तो 5 में का तीसरा वाला, तीसरा थोड़ा सा बड़ा होगा और इंपॉर्टेंट भी है तीसरा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट भी है, जिसको कहते हैं हार्नेस। ठीक है, हार्नेस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हार्नेस। ठीक है, कहीं कहीं पे हार्नेस भी मिलेगा, इसका मतलब है थोड़ा बहुत आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, चाहे हार्नेस कहो हार्नेस कहो, सारी चीजें यही है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ये करधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, करधे, करधे या लूम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है,
करधे का या लूम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अभी हम जानेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये क्या करता है, और ये होता कहां पे, करधे में लगा फ्रेम होता है। यह करधे में, करधे को हम लोग लूम लिखेंगे, कई बार आपसे लूम ही पूछा है। लूम या करधे में लगा, हर्षिल क्या है, एक फ्रेम होता है, लगा फ्रेम होता है, फ्रेम होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कोई भी फ्रेम नहीं पढ़ा, लेकिन ये क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि करधे में लगा हुआ ये क्या होता है, एक फ्रेम होता है, ठीक है। अब यहां पर याद रखना है कि इसका काम क्या होता है। तो धागे जब बुनाई होता है, आपने देखा है हम लोगों का जब टूर हुआ था ना, तो हमें एक वहां पे ले गया गया था जहां पे वस्त्र साड़ियां बुनी जा रही थी, ठीक है। मऊ डिस्ट्रिक्ट में काफी ऐसा मिल जाता है। अब वहां पर क्या था कि आप देखोगे करधे से कुछ ऐसे खटपट खटपट ऐसे, जैसे मान लो दो तरीके से दो मशीन होती है। अभी जो हमने एक सटल बताया और एक बीम बताया, तो सटल ऐसे होता है, आगे की तरफ ऐसे लंबा होता है, और उसी में खटखट खटखट जो बीम सटल होता है वो चल रहा होता है, और बीम पूरे लंबे से ऐसे बहुत दूर तक रहता है, और उसमें धागे लगाए गए होते हैं, कई सारे धागे अलग अलग कलर के होते हैं, उसमें चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब सटल क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना, बुनाई की प्रक्रिया जब हो रही होती है, तो ये जो हार्सिन है, हार्सिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों में कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण भाग माना गया है। तो आप लिख लोगे कि ये क्या करता है, ताने और बाने को, ताने और बाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसीलिए इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ताने और बाने की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करेगा, सटल करेगा, बीम करेगा, या फिर हर्षिल करेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि हर्षिल करेगा, ठीक है, ठीक ठीक, हर्षिल करेगा। अब याद रखना, आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि साधारण बुनाई में कितने हर्षिल की जरूरत पड़ती है। तो आप कहोगे कि जो साधारण बुनाई है, साधारण बुनाई में, साधारण बुनाई में कम से कम 2 हर्षिल चाहिए होगा, 2 हर्षिल की आवश्यकता होती है, 2 हर्षिल की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये भी, कि साधारण बुनाई में 2 हर्षिल कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, एक लाइन लिख लोगे कि इसका अर्थात आवश्यकता होती है, अर्थात हर्षिल कितना होगा, मतलब हर्षिल की प्रेजेंस कितनी होगी, 2 4 5 6, ये किस पे निर्भर करेगा, बुनाई की प्रक्रिया या फिर कह सकते हो कपड़े के निर्माण की प्रक्रिया। तो आप लिख सकते हो कि साधारण बुनाई में कम से कम 2 चाहिए होगा, यानी कि अर्थात बुनाई के प्रकार पर हर्षिल कितना होना चाहिए, यह निर्भर करता है, ठीक है। हर्षिल कितना चाहिए होगा, ये किस पे निर्भर करेगा, ये बुनाई के प्रकार पे निर्भर करेगा। जैसे साधारण बुनाई में कम से कम 2 हर्षिल हमें चाहिए होता है। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हर्षिल होता क्या है, हर्षिल कह सकते हो कि एक फ्रेम की तरह होता है, और इस पे क्या होते हैं, बहुत सारे तार लगे होते हैं, ठीक। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हर्षिल होता कैसा है। हर्षिल की बात करें तो यह फ्रेम की तरह होता है, फ्रेम के प्रकार का होता है, और हर्षिल पे क्या होता है, अनेक तार लगे होते हैं, ठीक है। इस पे अनेक तार लगे होते हैं। ये सब मैं क्यों लिख रही हूं, क्योंकि हर्षिल पे जो तार लगे होते हैं ना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हेडल के नाम से जाना जाता है। ये जो तार होते हैं, इसी तार को हम किस नाम से जानते हैं, हेडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हेडल कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि हेडल क्या होता है, तो आप कहोगे जो हर्षिल होता है, हर्षिल क्या है,
हर्सिल करधे का एक इंपॉर्टेंट भाग है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ताने और बाने की जो धागा आगे बढ़ रही है उसको नियंत्रित करता है। और जब इस हर्सिल के ऊपर कई सारे तार लगे होते हैं, जिस तार को हम क्या कहते हैं? हेडल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब प्रत्येक हेडल में क्या होता है? छोटा सा छिद्र होता है। जितने भी होते हैं ना, प्रत्येक हेडल में एक छोटा छिद्र होता है। छोटा छिद्र होता है, ठीक है। प्रत्येक हेडल में क्या होता है? एक छोटा छिद्र होता है और इसी से होकर ताने या वार्प के क्लॉथ क्या होते हैं? उसके तरफ जाते हैं। ये जो छिद्र होता है, इसी छिद्र में जो ताने के जो वार्प होते हैं, ताने के धागे होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताने के धागे क्या करेंगे? इसी छिद्र से होकर के आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर याद रखना कि एक हर्सिल में क्या होगा? एक ही छिद्र होगा। लिखा है ना, प्रत्येक हर्सिल में एक छिद्र होता है, यानी एक हर्सिल में एक ही छिद्र होगा, दो नहीं होगा। हर्सिल की बुनाई की क्रिया कैसी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर्सिल की बुनाई प्रक्रिया कैसी होती है? ठीक है, हर्सिल की बुनाई प्रक्रिया तो आप देखोगे दो प्रकार की होती है। हर्सिल की बुनाई प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होते हैं इवन नंबर वाले, एक होते हैं ऑटम वाले, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। मान लो पहला चक्र है, मान के चलते हैं। पहला चक्र में क्या हुआ कि जो ऊपर की तरफ होगा ये सम संख्या वाले, यानी कि ताने वाले धागे ऊपर हो गए, और जो नीचे की तरफ होगा विषम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या के धागे होंगे, विषम धागे होंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? सम धागा हो रहा है। ठीक है, सम धागा हो रहा है। ये तो फर्स्ट चक्र है, ऐसे मान लो ऐसे गया तो ये वाला क्रम हो गया, लेकिन वापस भी तो आएगा, ऐसे उल्टा भी तो आएगा। तो जब ये प्रक्रिया उल्टा की तरफ आने लगता है तो क्या हो जाते हैं? विषम वाले क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं, और सम वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो कुछ हर्सिल की प्रोसेसिंग ऐसे चलती है। फिर से ये जब इधर जाएगा तो फिर से वही उल्टा हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे चल रही होती कि एक राउंड में शुरुआत कैसे होता है? सम संख्या ऊपर होंगी, विषम वाली नीचे होंगी। वापस से जब रिटर्निंग होता है तब विषम वाली संख्या ऊपर आ जाएंगी, सम वाली नीचे हो जाएंगी। याद रखिएगा, अगर इन दोनों में से किसी में भी दबाव या गति ज्यादा होती है तभी हमें उबड़ खाबड़ कपड़े देखने को मिलते हैं, यानी सरफेस उसका सही नहीं बनेगा। तो ये कुछ प्रकार आपको यहाँ पर हर्सिल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार को जान लिया। अब हम चौथे प्रकार पे आते हैं, जो कि कौन सा है आपका? सटल। ठीक है, चौथे को हम क्या कहते हैं? सटल के नाम से जानते हैं, सटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सटल में क्या होता है? सटल SH होगा, सॉरी, सटल। ठीक है, अब शटल में क्या होता है कि इस पर बाने के धागे लपेटे जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस लिखोगे, इस पर बाने के धागे लपेटे जाते हैं। इस पे बाने के धागे क्या होते हैं? लपेटे जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें ये चलता कैसे है? दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की तरफ। ये इसी तरीके से गतिशील होता है, ये इसी तरीके से गतिशील होता है। ठीक है, गतिशील नहीं, सील होगा, गतिशील होता है। ठीक है बच्चे, ये 2 पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है जिसको कहते हैं पिक पॉइंट, PICK। ये क्या होता है? आपको इसी में पूछा जाता है पिक पॉइंट। ठीक है, तो पिक क्या होता है? जब सटल ताने के धागे से गुजरता है। ये सटल क्या है? हमने बताया था ना कि यहाँ पर एक लंबा सा जो था, शुरू में आपने देखा होगा, ये क्या था? बीम था, BEAM। ठीक है, जिसमें हमने ताने के धागे रखे थे। ठीक है, और फिर हमने बताया कि इसी में हमने एक छोटा सा सटल ऐसे लगा दिया था, जिसपे हमने कैसे धागे बनाए थे?
जिसमें बाने वाले धागे ऐसे होते हैं। यही है आपका सटल, ठीक है, यही क्या है, सटल है। अब ये जो काला वाला सटल है वो कैसे गतिशील हो रहा है, एक बार लेफ्ट की तरफ जा रहा है फिर राइट की तरफ आ रहा है, इस तरीके से लेफ्ट राइट गतिशील हो रहा है। अब यहाँ पर पिक क्या होता है, ऐसे समझ लो कि जब ये सटल ताने के धागे से गुजरता हुआ एक पंक्ति एक लाइन कंप्लीट करता है, मान लो एक बार इधर से गया, इस तरीके से गया, ठीक है, और एक बार फिर से ये क्या हुआ, रिटर्न हुआ, तो रिटर्न हुआ तो एक लाइन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इसका। जो ये ताने और बाने के धागे का एक लाइन, मतलब सटल का ये गतिशीलता दाएं से बाएं, बाएं से धागे कंप्लीट होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पिक के नाम से जाना जाता है। तो पिक किसका भाग है, सटल का भाग है, मतलब कीवर्ड किसका है, सटल का कीवर्ड है पिक। और पिक क्या होता है कि जब सटल अपने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आने में एक पंक्ति अपना पूरा कर लेता है, उसी एक पंक्ति को पूरे करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा वाला भाग। अब हम बात करेंगे पांचवे वाले भाग पे, तो आप लिख लोगे पांचवा वाला, करधे का पांचवा भाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंघी या रीढ़ के नाम से जानते हैं, रीढ़ या कंघी के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, रीढ़ या कंघी के नाम से जानते हैं, कुछ कंघी की तरह ये दिखाई देता है। ठीक है, अब याद रखना कंघी बोला ही गया है तो कंघी की भांति ये होता है, कंघी के समान होता है। एप्लीकेशन पे मैं आपको सारे का एक एक इमेज ऐड करा दूंगी, ठीक है, तो वहां पर आप एक बार देख लेना। ये कंघी के समान होता है और लेकिन क्या होता है, लेकिन धातु का निर्मित होता है, धातु द्वारा निर्मित होता है। अब कंघी तो प्लास्टिक की बनती है तो प्लास्टिक का तो निर्मित होगा नहीं, है ना, लेकिन ये क्या होता है, समान किसके दिखाई देता है, कंघी की तरह, लेकिन होता कैसा है, धातु का ये होता है। ये बात पहली हो गई। हरसिन के सामने लगी होती है, इसकी उपस्थिति कहां पे होती है, उपस्थिति की बात करेंगे, हरसिन के सामने लगी होती है। ठीक है, सामने लगी होती है, उपस्थिति कहां होगी, हरसिन के सामने लगी होगी। ठीक है, यह भी क्या होता है, करधे का महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, यह भी ऐसे लिख लो, यह भी करधे का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, अब महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है भाई ये, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना कि अब लास्ट वाली प्रक्रिया आती है, जैसे अब धागा बन गया, अब ये धागे को आगे ठोकने और ढकेलने का काम करता है। ठीक है, जैसे ऐसे खट से ठोका और इसको धागे को आगे बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे खट से ठोका फिर आगे बढ़ा दिया, तो ये ऐसा कुछ करता है, इसको प्रेशराइज करने का, दबाने का काम करता है, और दबाने के उपरांत क्या करता है, इसको आगे की तरफ मूव कराने का काम करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जाएगा हरसिन के सामने लगी, तो इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बट एक बार याद कर लोगे तो क्या ही दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब याद रखना, एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, एक पॉइंट आप नोट करके लिख लो। ये तो 5 प्रकार हमने देख लिया, अब आप नोट करके लिख लो। ठीक है, हरसिन के बारे में बात करेंगे, जितनी हरसिन की संख्या अधिक होगी, जितनी हरसिन की संख्या अधिक होगी, उतनी ही बुनाई में भिन्नता, महीनता, सूक्ष्मता, शालीनता, सब ताता वाला है, ठीक है, दिखाई देगा, कोमलता, ये सब दिखाई देगा। ठीक है, जैसे साधारण हरसिन, अगर साधारण बुनाई में हमको कितना हरसिन लगाना पड़ रहा है, 2 लगाना पड़ रहा है कम से कम। अगर हमें जैकेट बुनाई करना होगा या अलग कोई प्रकार की बुनाई करनी होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा हरसिल का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितनी हरसिल की संख्या अधिक होगी, बुनाई में भिन्नता हो गया, वस्त्र में सघनता लिख लो। ठीक है, बुनाई में भिन्नता हो गया,
वस्त्र में सघनता, सघनता भी उतनी ही ज्यादा होगी, और सघनता होगी तो वस्त्र क्या होंगे, महीन बनेंगे, सूक्ष्म बनेंगे और शालीन दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी अगर हम हर्षिल की ज्यादा प्रयोग करते हैं तो। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब एक इसके अलावा ये तो 5 मुख्य प्रकार हो गए करधे के, मतलब जो टाइप्स थे, मतलब करधे में जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं, तो करधे के भाग को हमने 5 भागों में बांट लिया और 5 भागों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन एक और अन्य भाग है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जैकर्ड करधा। अन्य भाग में लिख लो, ठीक है, करधे का, करधा का, करधे, करधे का अन्य प्रकार, अन्य प्रकार मुख्य पूछेगा तो आपको एक ही 5 ही याद रखना है। ठीक है, करधे का अन्य प्रकार में एक हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं जैकर्ड। ठीक है, जैकर्ड करधे के नाम से जानते हैं, जैकर्ड करधा या जैकर्ड लूम के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, अब यहां पर याद रखना है जैकर्ड, ठीक है, JACUARD, ARD, यहाँ पे ए छूट गया, ARD, जैकर्ड लूम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, इसको भी हम एक बचा है, इसको समझ लेते हैं। इस पे किस प्रकार की बुनाई की जाती है, तो जैकर्ड बुनाई की जाएगी। ठीक है, इसकी हम विशेषता पे लिख ले तो इस पर कौन सी बुनाई होगी, जैकर्ड बुनाई होती है। जैकर्ड बुनाई, स्पेशली जैकर्ड बुनाई के लिए क्या होता है, जैकर्ड करधा का यूज किया जाता है। तो जैकर्ड बुनाई किस पे होगी, जैकर्ड करधे पर होगी, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका उपयोग सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग, इसका उपयोग सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया था। और कब किया गया था, 1805 में किया गया था फ्रांस में। किसका, जैकर्ड करधे का प्रयोग। ठीक है, 1805 में हुआ था। ये कागज अथवा प्लास्टिक का बना पंच कार्ड होता है। किसका बना होता है, कागज या प्लास्टिक का बना पंच कार्ड होता है, पंच कार्ड होता है। ये जो करधा होता है कागज या प्लास्टिक का बना पंच कार्ड होता है। साथ ही करधे में अनेक संयंत्र होते हैं। ठीक है, साथ ही करधे में अनेक संयंत्र, संयंत्र का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे यंत्र होते हैं। संयंत्र मतलब जो इसकी सहायता करते हैं इसको रेगुलेट करने में, इसको चलाने में, तो इसमें बहुत सारे इसके भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन संयंत्र को अटैचमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये जो संयंत्र होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, अटैचमेंट, अटैचमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसी संयंत्र की सहायता से क्या होते हैं, बहुत सारे इसी अटैचमेंट या इसी की सहायता से अनेक रंग, प्रकार आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं, आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आदि प्रकार के, जैसे अलग अलग रंग के बनाने हो गए, अलग अलग डिजाइन के बनाने हो गए, तो ये अलग अलग डिजाइन या रंग जैकेट में किस पे निर्भर करेगा, तो अटैचमेंट या संयंत्र यानी कि जो भी उसकी सहायता वाले यंत्र होते हैं ना उस पे बनाए जाते हैं। ऐसे समझ लो कि जो उस दिन वाले बात कर रहे थे कि नमकीन बनाने वाली जो मशीन होती है, मशीन तो एक ही होती है, लेकिन अगर हमें लंबे लंबे रेसे टाइप वाले नमकीन बनाने हैं तो हम उसका क्या करते हैं, उसका प्लेट ही तो चेंज करते हैं। कुछ ऐसे ही है, जैकेट बुनाई के लिए एक मशीन बना हुआ है और उसी में संयंत्र क्या है, वही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जब भी हमें संयंत्र में कुछ अलग डिजाइन चाहिए होगा तो हम अलग प्रकार का संयंत्र वहां पे यूज करके, अटैचमेंट अलग यूज करके, और हम क्या करेंगे, अलग प्रकार के वस्त्र या बुनाई के प्रकार या अलग प्रकार के अनेक रंग, अनेक बुनाई के प्रकार आदि का हम वस्त्र बना लेते हैं। बुनाई के अलग अलग टाइप्स बना लेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर बन पाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब याद रखना कि करधे का विकास जो है, जैसे करधे का हमने विकसित किया था या करधे का विकास किया था,
तो हमारे उद्देश्य क्या थे? तो करधे का विकास का उद्देश्य सिंपल है कि मान लो करधा अगर विद्युत चालित करधा है तो अधिक से अधिक हम क्या करेंगे, अब 1 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, मैं बोल दे रही हूँ आप नोट कर लो कि करधे का विकास करने का उद्देश्य क्या होगा। वैसे इस पे मिल जाएगा आपको, है ना, एप्लीकेशन पे, कि पहली चीज तो हम क्या कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे वस्त्र का निर्माण कर पाएंगे। दूसरा, समय और शक्ति का क्या होगा, बचत होगा। तीसरा क्या होगा, हम अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र का निर्माण कर पाएंगे, हम अपने रंग के अनुसार वस्त्र का निर्माण कर पाएंगे, हम अपने डिजाइन के अनुसार निर्माण कर पाएंगे, जो हमको डिजाइन चाहिए जैसा चाहिए, हम अपने बुनाई के टाइप्स के अनुसार कर पाएंगे, हमको सादी बुनाई का वस्त्र चाहिए या फिर जैकेट बुनाई का वस्त्र चाहिए, किस तरीके का चाहिए। तो इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें कैसे हो सकती थी, हमें एक नए प्रकार का मशीन का विकास करके ही हो सकता था। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि करधे का या विद्युत चालित मशीन का प्रयोग किस लिए किया गया, तो जो कुछ भी हम आज के टाइम में उपयोग कर पाते हैं, आसानी से वस्त्र मिल पाता है, बहुत टाइम नहीं लगता क्योंकि हाथ से बुनाई नहीं होती, मशीन से होती है, तो इन सारी उपयोगिताओं को आप भर भर के वहां पे लिख दोगे। वैसे लिखना तो रहेगा नहीं, समझ लोगे, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे बुनाई की बहुत सारी अवस्थाएं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ बुनाई की बात करेंगे हम। बुनाई की विभिन्न अवस्थाएं, बुनाई की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं, अवस्थाएं कौन सी है, इसको हम लोग कल करेंगे। फिलहाल के लिए 4 अवस्थाएं हैं, चारों का नाम आप लिख लीजिए। तो बुनाई की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। सबसे पहला आप कौन सा लिखोगे, तो बुनाई की अवस्थाओं में सबसे पहला आता है शेडिंग, ठीक है, शेडिंग, शेडिंग, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे शेडिंग होता क्या है। अब हम बात करेंगे दूसरे की, बुनाई की दूसरी अवस्था जिसको हम पिकिंग अवस्था कहते हैं, पिकिंग, पिकिंग, पिकिंग अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। बुनाई की तीसरी अवस्था को हम जानेंगे। तीसरा अवस्था क्या नाम दिया गया है, इसको बेटनिंग या ठोकना, ठीक है, बेटनिंग, बेटनिंग या ठोकना, ठोकना, ये इसकी तीसरी अवस्था है, बेटनिंग या फिर इसको ठोकने की अवस्था, जिसको हम बात कर रहे थे ना, इसी से वस्त्र क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद आ जाता है लपेटना और छोड़ना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चौथा लपेटना और छोड़ना, ठीक है, टेकिंग अप एंड, छोड़ना को क्या बोलेंगे, लेटर अप, ठीक है। चलो, टेकिंग अप एंड लेटिंग अप बोल सकते हो, लेटर अप नहीं, लेटिंग अप, लेटिंग ऑफ बोल सकते हो, ठीक है, लेटिंग ऑफ, ठीक है। ये 4 प्रकार है जिसको हम 1 बाय 1 करके कल की क्लासेस में करेंगे, और कल बुनाई की जो क्लासेस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी आप मैसेज जरूर करिएगा, मैसेज बॉक्स आपके पास अवेलेबल होता है, जहां पे आप यूट्यूब पे जाके एप्लीकेशन पे ऑन करते हो तो आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लाइव सेशन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो यूट्यूब इसमें ऑप्शन आता है ये प्राइवेट होता है, ये बाकी लोग नहीं देख पाते, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि हम यूट्यूब पे फ्री जा रहे हैं, यूट्यूब पे ये फ्री नहीं होता है क्लासेस, ये सारे प्राइवेट क्लासेस होती हैं, ठीक है। वो वही बच्चे देख पाएंगे जो कि पेड स्टूडेंट होंगे। इस यूट्यूब ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट यूट्यूब होता है, ठीक है, पब्लिक नहीं होता है, क्लियर। तो चले मिलते हैं आपसे कल की क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, कल हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद की जो चीजें हैं बुनाई के टाइप्स में, सादी बुनाई क्या होती है, जैकेट बुनाई क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी एक सॉल्व करेंगे, इसका पूरा सेट सॉल्व करेंगे, जहां से आप समझ पाओगे कि आपने कितना कुछ पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।